हम किस पे फोकस करते हैं उस पे निर्भर करता है कि हमें क्या मिलेगा। पॉसिबिलिटीज आप क्रिएट करोगे तो आप ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जो बच्चे गांव की भूमि से आते हैं, मेरे विचार से वो सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। जो आज आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में कॉलेजेस में पढ़ाते हो, हमने गांव में ही वो सब सीख लिया। आज यदि मैं अमेरिका यूरोप कहीं भी जाऊं, मैं ठंडा पानी जैसा है वैसे नहाता हूं, मुझे ठंडी इतनी कम आयु में, मेरी एज थी 24 साल 5 महीना, और 2 साल के लिए फिर मैं फ्रेंच गवर्नमेंट में इनवाइटेड साइंटिस्ट चला गया। At that time, what was your age? जब मैं इंग्लैंड गया तो मेरी एज थी 28 साल। ओके। और जब मैं फ्रांस गया तो मेरी एज थी 29-30 के आसपास। अच्छा, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एक ऐसा इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का जो सेल्फ सस्टेनेबल है। प्रत्येक साइंटिस्ट अपनी सैलरी स्वयं कमाता है। और जिस समय मैं यूपीटीयू का वाइस चांसलर बना, उस समय यूपीटीयू की क्या स्थिति थी वो लोग जानते हैं जो यूपीटीयू से जुड़े। 15 इंटरनेशनल पेटेंट, ओके, जिनसे प्रोडक्ट बनते हैं, नॉट ऑन पेपर, Not on paper. इंटरनेशनल पेटेंट्स व्हिच आर प्रैक्टिकल। हेलो एवरीवन, आज का ये दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम बैठे हैं डॉक्टर प्रोफेसर खांडल सर के साथ। और खांडल सर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो आजकल तो एकेटीयू नाम आपने सुना है, बट हमारे टाइम पे यूपीटीयू उस समय उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस था। और उस समय डॉक्टर प्रोफेसर खांडल सर वहां पे वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहे थे। इनका बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है और आज हम बात करने वाली हैं एम्प्लॉयबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और इसी तरीके की बहुत सारी चीजों के ऊपर, जिसके ऊपर सर के इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलने वाले हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने करियर को आगे लेके जाने में। और सर अपनी स्टोरी भी बताने वाले हैं कि सर वाइस चांसलर की पोजीशन तक कैसे पहुंचे और आपको क्या करना चाहिए कि आप भी इस तरीके से किसी हायर पोजीशन पे अपनी लाइफ में पहुंच सकें। तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार सर, प्रणाम। कैसे हैं? जयराम जी की, जयराम जी। जयराम जी की सर। थैंक यू त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि आज आपसे भेंट हुई। और बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप यूपीटीयू के स्टूडेंट रहे हैं, और चूंकि आपने 2013 में पास आउट किया, बिल्कुल, तो 100% मेरा ये मानना है कि आपकी जो डिग्री होगी वो मैंने ही साइन की होगी। आज घर पे आप देखिएगा तो मेरे ही सिग्नेचर होंगे आपकी डिग्री पे। हाँ जी सर। अब बात करते हैं, जो आपने प्रस्तावना दी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं अपने बारे में स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल। और जो भी मैं बताऊंगा वो बेसिकली उद्देश्य उसका ये है कि जो युवा हैं वो जब सुनेंगे तो उनको मेरी ये आशा है कि उनको थोड़ी प्रेरणा मिलेगी और एक उत्साह लगेगा उनको कि जीवन में कैसे सफल हुआ जाए। बिल्कुल। तो मैं बताऊं आपको कि मैं एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, टिपिकली आर्यन विलेज। आप देखिए कि हमारे गांव में टिल दी अदर डे सड़क नहीं थी, हम लोग पैदल ही जाते थे। और हमारे गांव के पास बहुत बड़े बड़े वन थे, फॉरेस्ट एरिया था। और उस वन को गांव में सब लोग जानते थे द्रोणवन। द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य गुड़गांव में थे। तो वहाँ आश्रम था उनका महाभारत काल में, ओके, द्वापर युग में। तो हमारे यहाँ के जो आसपास के जो वन थे उसको द्रोणवन बोला जाता था। अब तो वो सब वन कट गए, सब लोग कृषि करने लगे, वो सब लैंड कृषि में यूज हो रही है। तो मैं एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, और मैं इसलिए इस बात पे एम्फसाइज कर रहा हूँ कि जो बच्चे गांव की भूमि से आते हैं, मेरे विचार से वो सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि जब मैं 8वीं तक गांव में पढ़ा, जब तक मैंने 8वीं की तब तक हल चलाना, गो पालना, भैंस को कैसे पालते हैं, बकरी कैसे पालते हैं, ऊंटों को कैसे संभालते हैं, ऊंट की देखरेख कैसे की जाती है, ऊंटों पे कैसे चढ़ा जाता है, चढ़ के दौड़ा जाता है, गाय भैंस इन सबको कैसे देखा जाता है, गोबर कैसे पिकअप करते हो अपने हाथों से, गोबर से आप उपले कैसे बनाते हो, अपने हाथ से आप रस्सियां कैसे बनाते हो, चारपाई बनाते हो, ये सब स्वतः, किसी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं थी, स्वतः हमने सीख लिया गांव में। जो आज आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में कॉलेजेस में पढ़ाते हो, हमने गांव में ही वो सब सीख लिया सर ये।
आज की जनरेशन अगर गोबर को देखती है तो उसे दूर भागती है। यही दुर्भाग्य है इस समाज का, यही दुर्भाग्य है भारतीयों का। क्योंकि हम जब बचपन में, तो हमें पता था कि साहब गोबर भैंस ने किया, गाय ने किया, तो इट इज सपोज टू बी अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स। उपले बनाने में मैं एक्सपर्ट था। ओहो। जब मैं छोटा था, 5वीं 4थी कक्षा से ही मैंने उपले बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ओहो। एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को कि भाई जो बड़े कर रहे हैं हम भी वो हम भी करें। करें। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, हमारा अपना कुआं है गांव में। ओके। देखिए, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, उस गांव में पानी जो है कुओं से भरा जाता था। हाँ। तो हमारे यहाँ गांव में कोई नहर नहीं आती, जैसे यूपी बिहार नहर है, तो जल नहर से आता है या नलों से आता है। हम लोग तो कुएं से पानी खींचते थे। ओके। तो डेली का काम ये होता था, मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले पूरा पानी भरना। तो रस्सी से, बरही से हम खींच के पानी भरते थे। फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ड्रिंकिंग, फॉर एवरीथिंग। बैदिंग। बैदिंग तो हम जाते कुएं पे ही नहाते थे। कुएं पे ही नहाते थे। अपना अपना तौलिया ले गए, वहीं कुएं पे ही नहाए। ओके। या थोड़े कुछ समय के पश्चात मोटर वोटर लग गई थी। हाँ। पहले रहट होता था, हाँ। फिर मोटर लग गई थी तो पानी आता था फव्वारे सा, तो हम उसी में वहीं पे नहाते थे। अच्छा, उसका क्या हुआ कि कभी हमने ये नहीं सोचा गर्म पानी से नहाने का। हाँ। क्योंकि अगर कितनी शीत ऋतु है, हम वो खुले पानी से नहाते थे। तो मैंने जीवन में गर्म पानी से कभी नहीं नहाता। ओके। आज यदि मैं अमेरिका, यूरोप कहीं भी जाऊं, मैं ठंडा पानी जैसा है वैसे ही नहाता हूं। मुझे ठंड नहीं सर लगती। वहां अगर बिल्कुल चिल्ड है उस केस में क्या करते हैं? बिल्कुल चिल्ड। मैं कनाडा की बात बताता हूँ, वहां पे जो कोल्ड वाटर, टैप वाटर है, इट इज लाइक जीरो। और उसी में नहाते हैं, कुछ नहीं होता। तो वो क्योंकि बचपन से वो पड़ गया। हैबिट पड़ गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गांव में जब आप पले बड़े हो, आजकल बच्चों का क्या है कि गांव में पले बड़े हैं, लेकिन वो दूर रहते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से। पेरेंट्स उनके कहते हैं तुम पढ़ाई करो, खेत छोड़ दो, खेत में मत जाओ। हम लोग तो क्या है कि जैसे ही आए, स्कूल की छुट्टी हुई, आते ही हम खेत में चले जाते थे। हाँ। कटाई, बुआई, ये सब खलिहान में निकालना। अब गेहूं कैसे निकालते हैं, सरसों कैसे निकालते हैं, ये सब हमको बचपन में ही सीख लिया। सीख लिया। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये मेरी पृष्ठभूमि है। उसके पश्चात मैंने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज से बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया, ओके। एमएससी केमिस्ट्री किया। और 79 में एमएससी करके मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद चला गया। ओके। अच्छा, उस समय कुछ ज्ञान नहीं था कि क्या करें। एक फ्रेंड ने कहा चलो ये कर लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। तो मैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में पीएचडी करने चला गया। वहाँ कोई मिनरल ऐसा नहीं जिसपे मैंने रिसर्च ना की हो। Oh my God. पीएचडी मैंने मिनरल प्रोसेसिंग पे की। तो ड्यूरिंग द टाइम आई वाज डूइंग पीएचडी, मैं 79 में गया और 82 में, मतलब मेरे को 3 साल 3 साल। पूरे नहीं हुए थे, 82 में मैं वहां लेक्चरर लग गया। ओके। इतनी कम आयु में, मेरी एज थी 24 साल 5 महीना। और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद उस समय आईआईटी से कई स्तर ऊंचा इंस्टीट्यूट था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के लोग आईआईटी बनना ही नहीं चाहते थे उस समय। वो सोचते थे कि आईआईटी तो हमारे से बहुत नीचे हैं। तो मैं वहाँ लेक्चरर लग गया इन सच यंग एज। 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाया। लेक्चरर बनने के पश्चात मैंने पीएचडी सबमिट की और उसके 1 साल के पश्चात मुझे पीएचडी अवार्ड हुई। तो मैंने वहाँ 3 साल पढ़ाया। उसके पश्चात मैंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस छोड़ दिया, परमानेंट जॉब छोड़ दिया। और परमानेंट जॉब मैंने छोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की फेलोशिप मिली मुझे। ओके। एक यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट था, यूएनडीपी का। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिला 6 महीने का। मैंने परमानेंट जॉब छोड़ के कॉन्ट्रैक्ट के जॉब पे आ गया मैं। और सब लोग मेरे को बोलते थे कि आप परमानेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जॉब छोड़ के और आप एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे जा रहे हो, तो इट इज वेरी रिस्की। तो मेरा फंडामेंटल ये था कि यदि मैं योग्य हूँ हाँ। तो 6 महीने बाद भी मुझे ये मिल जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मुझे आज मिल रही है, इसको मैं नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वो बहुत अच्छी पोजीशन थी। एक असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से भी बेटर पोजीशन थी। तो मैंने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस छोड़ दिया। मैं यूएन प्रोजेक्ट पे आया। अपॉइंटमेंट हुआ था 6 महीने के लिए। तो विद इन 6 मंथ्स यूएनडीपी ने मुझे इंग्लैंड भेज दिया। ओके। और इंग्लैंड भेजा 6 महीने के लिए। लेकिन मेरा काम इतना अच्छा था और बड़ी हाई फेलोशिप पे, यूएन फेलोशिप है, यूएनडीपी की फेलोशिप पे, बड़ी हाई फेलोशिप के ऊपर मुझे भेजा इंग्लैंड में, टॉप ऑफ द इंस्टीट्यूट में जो इंडस्ट्री से अटैच था।
कि एक कंपनी थी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, उसका बहुत बड़ा R&D सेंटर लंदन के पास जैलेट सिल। तो वहां मैं 6 महीने के लिए भेजा मुझे, लेकिन उसके बाद एक्सटेंड कर दिया। तो मैं 9 महीना तक इंग्लैंड में रहा। उसके पश्चात मैं लौटा। ओके। जैसे ही और मैं यूएन प्रोजेक्ट में कंटिन्यू रहा। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आया था 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन मेरा कंटिन्यू रहा। कंटिन्यू रहा। अच्छा, उसके पश्चात जब मैं वहां इंग्लैंड में था तो मेरे कांटेक्ट सब जगह हो गए थे, नेदरलैंड्स, ओके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आए। मेरे को चांस हुआ सब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके उनके साथ काम करने का। तो मेरे को ऑफर आई फ्रांस से, और 2 साल के लिए फिर मैं फ्रेंच गवर्नमेंट में इनवाइटेड साइंटिस्ट चला गया इन सच यंग एज एंड एट ए वेरी हाई सैलरी। एट दैट टाइम व्हाट वाज योर एज? मैं तो 26? 28। देखिए क्या है, जब मैं इंग्लैंड गया हाँ। तो मेरी एज थी 28 साल। ओके। और जब मैं फ्रांस गया तो मेरी एज थी 29-30 के आसपास। ओके। 9 महीने बाद में वहां से आया, विद इन 3 मंथ्स मैं चला गया। तो आप समझिए अबाउट 30 ईयर्स मैं वहां चला गया। उस समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, कीनिया में मेरे को ऑफर मिली थी एसोसिएट प्रोफेसर की। कीनिया में एक यूनिवर्सिटी बन रही थी, नई यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एगर्टन। उन्होंने मुझे एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट दी। लेकिन उस समय मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि ये मेरी यंग एज है, तो मुझे पढ़ाने के स्थान पे मुझे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैंने जो फ्रेंच फेलोशिप थी, मैंने वो फ्रेंच फेलोशिप ली। ओके। और फेलोशिप इतनी हाई थी, लुक्रेटिव थी, नॉर्मल फेलोशिप नहीं थी जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप होती है इंटरनेशनली, फ्रेंच गवर्नमेंट की फेलोशिप थी। गया मैं इनिशियली 1 साल के लिए था, उन्होंने मुझे 1 साल की और एक्सटेंशन दी। तो 2 साल में वहां रहा, और इस पीरियड में मैंने वो सब सीख लिया जो इंपॉर्टेंट होता है इंडस्ट्री के लिए। जैसे मान लीजिए इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में मैंने मिनरल प्रोसेसिंग, पूरा सरफेस केमिस्ट्री, सिरेमिक्स, मटेरियल प्रोसेसिंग पूरा सीख लिया था। जब मैं इंग्लैंड में गया तो वहां मैंने सीख लिया कि फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, कैसे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उनको फॉर्मुलेट करते हैं। तो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कौन सी क्रॉप में कौन सा पेस्टिसाइड लगेगा, पेस्टिसाइड को कैसे यूज करते हैं, पूरा फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी मैंने इंग्लैंड में सीख लिया। जब मैं फ्रांस में गया तो मेरा एरिया ऐसा था कि जो फॉर्मुलेशन आप डिजाइन करते हो, उन फॉर्मुलेशन को अप्लाई कैसे करते हो, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, सॉइल पे क्या इफेक्ट होगा, वाटर पे क्या इफेक्ट होगा, एयर पे क्या इफेक्ट होगा, ये पूरा एरिया मैंने वहां सीखा। तो 360 डिग्री जो मटेरियल स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेप्शन टू इट्स डिस्पोजल, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सीख लिया फ्रांस में। 2 साल के बाद मैं फ्रांस से यहाँ आया। जैसे ही मैं आया तो मैं तो वो यूएन प्रोजेक्ट में ही था, लेकिन मेरे पीछे वो जो यूके कंपनी थी जहां मैं एज ए यूएन फेलो काम करता था, वो पीछे पड़े हुए थे। वो बोल रहे थे कि आप हमारी इंडियन काउंटर पार्ट जो है, आप हमारा एक नया प्रोजेक्ट हैंडल करो। ओके। अच्छा, वो प्रोजेक्ट क्या था, ईओपीओ ब्लॉक कोपॉलीमर्स बनाने का, फर्स्ट टाइम इन द कंट्री उनका प्रोजेक्ट था। वर्ल्ड में सब जगह ईओपीओ कोपॉलीमर्स बनते थे, इंडिया में नहीं बनते थे। उन्होंने कहा हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, बॉम्बे में लगा रहे हैं, आप प्लीज वहां आ जाओ। तो मैंने ये यूएन प्रोजेक्ट छोड़ दिया और मैं वहां चला गया। तो इट इज ए यूके कंपनी, इंडियन काउंटर पार्ट। वहां जब मैं काम कर रहा था तो आई वॉज वर्किंग इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री सेक्टर, पेट्रोलियम, मेटल्स एंड मिनरल्स, ओके, माइनिंग और पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ओके, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स, ये पूरा का पूरा एरिया कहाँ कहाँ कैसे कैसे सर्फेक्टेंट यूज होते हैं, पूरा मैंने वहां सीख लिया। उसके पश्चात उसी पीरियड में एक बहुत बड़ी कंपनी, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, एक प्लांट लगा रही थी काशीपुर में, ओके, उत्तराखंड में। तो वो प्लांट क्या था, बड़ा यूनिक प्लांट और वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। वो प्लांट था कि शुगर केन मोलासिस। देखिए, जब हम शुगर केन से जब चीनी निकाल लेते हैं तो उसका जो वेस्ट बचता है वो मोलासिस, जिसको शीरा बोलते हैं। तो शीरा जो है उन दिनों एक न्यूसेंस होता था, एनवायरमेंटल न्यूसेंस होता था कि उसको कैसे डिस्पोज किया जाए। अगर ऐसे डिस्पोज कर दो तो वो बड़ा प्यूट्रिफिकेशन, स्मेल और वाटर और सॉइल स्पॉइल होता था। तो वो प्लांट लगा रहे थे कि हम कैसे मोलासिस से हम मोनोइथिलीन ग्लाइकोल बनाएं।
तो उन्होंने मेरे को पिकअप किया। ये जो कंपनी थी इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, तो इन्होंने स्टार्ट सोचा कि हम ग्लाइकोल बनाएंगे इससे, और मुझे पिकअप किया एज R&D पर्सन। ग्लाइकोल ऑलरेडी ये बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हम डाइवर्सिफाई करेंगे ग्लाइकोल से आगे, और हम वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिन प्रोडक्ट में मैंने एक्सपर्टीज ली थी। तो वो प्रोडक्ट्स थे सरफैक्टेंट्स। तो पहली बार वर्ल्ड में इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड काशीपुर में हमने सरफैक्टेंट्स बनाए, और वो मैंने एक प्रोडक्ट कंपनी इंडिया ग्लाइकोल्स को 700 प्रोडक्ट कंपनी बनाया। तो 8 साल मैंने जॉब किया, 93 से 2001 तक मैंने इंडिया ग्लाइकोल्स में काम किया। जब मैं वहां कर रहा था काम, तो सब जगह ऑब्वियसली इंडस्ट्री में मेरा नाम तो थोड़ा सा हो ही गया था मां सरस्वती की कृपा से। तो मुझे श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च ने मुझे हेड पिक किया। ओके अच्छा, जहां भी मेरा जॉब रहा लाइफ में, मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। ओके यूएन प्रोजेक्ट में भी मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे हमेशा हेड पिक किया। जब यूएन प्रोजेक्ट था तो उसमें उनको एक रिक्वायरमेंट थी मिनरलोजिस्ट की, तो उन्होंने मेरे को हेड पिक किया। इसी प्रकार से श्रीराम इंस्टीट्यूट ने मुझे हेड पिक किया। तो फिर मैंने इंडिया ग्लाइकोल्स छोड़ा, और श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च में मैं 2001 में एज ए डायरेक्टर आ गया। अच्छा, श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एक ऐसा इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का जो सेल्फ सस्टेनेबल है। सेल्फ सस्टेनेबल का अर्थ यह है कि प्रत्येक साइंटिस्ट अपनी सैलरी स्वयं कमाता है। तो यदि मान लीजिए साइंटिस्ट की सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो एवरी मंथ ही विल अर्न मिनिमम 7 lakhs। ओके 6 to 7 lakhs का सस्टेनेबिलिटी का फॉर्मूला है। तो यदि आप 7 लाख रुपए कमा रहे हो तो 1 लाख रुपए सैलरी ले जा सकते हो। ओके तो वहां मैं डायरेक्टर, और ये फॉर्मूला भी मैंने ही वहां Implement किया। एस्टेब्लिश किया, इंप्लीमेंट किया। तो ये 2001 से 2012 में वहां रहा। जब मैं वहां था तो गवर्नर ऑफ यूपी ने मुझे हेड पिक किया और मुझे वाइस चांसलर बनाया। उसमें यूपीटीयू का वाइस चांसलर। और जिस समय मैं यूपीटीयू का वाइस चांसलर बना, उस समय यूपीटीयू की क्या स्थिति थी वो लोग जानते हैं जो यूपीटीयू से जुड़े हैं। किस कंट्री में उसको इलेबोरेट नहीं करना चाहता, बिल्कुल। लेकिन मेरे वहां होने से उस पीरियड में, उस 3 साल के पीरियड में जो हुआ, वो कारण बना, वो रास्ता बना उस समय कि आज जिस लेवल पे यूपीटीयू है। यदि मैं वो 3 साल वहां नहीं होता तो किस स्थिति में यूपीटीयू होता, ये वही जानते हैं जो उस समय यूपीटीयू से जुड़े थे। आप तो स्टूडेंट थे, लेकिन जो फैकल्टी, जो बाकी लोग हैं, उन सबको पता है मैंने वहां क्या किया। तो 2015 में मेरा टर्म पूरा हुआ। 2012 से मैंने बताया 1 से 12 में श्रीराम इंस्टीट्यूट में, 12 से 15 में यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आ गया वाइस चांसलर। तो इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने मुझे कभी छोड़ा नहीं था। ओके इन टर्म्स ऑफ हैविंग एसोसिएशन, उन्होंने सदा समझा कि भाई मैं उनके लिए वैल्यूएबल हूं, और मेरा भी सम्मान था उनके लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप वाइस चांसलरशिप छोड़ दीजिए और आप इंडस्ट्री में आ जाइए, आपको इंडस्ट्री सूट करती है। तो 2015 में मैं वाइस चांसलरशिप छोड़ के इंडस्ट्री में आ गया, उसी कंपनी में आ गया जिसमें मैं 93 से 2001 तक काम किया था। तो वहां मैं 8 साल रहा, 2015 से 2023 तक। एंड मैं वहां ज्वाइन किया प्रेसिडेंट R&D एंड बिजनेस डेवलपमेंट। सो इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड एक अकेली एक कंपनी है, इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, 5000 करोड़ की कंपनी है, मतलब इट्स सच ए बिग कॉन्ग्लोमरेट। और वहां मैं प्रेसिडेंट R&D एंड बिजनेस डेवलपमेंट 8 साल रहा, और मेरा वहां कंटिन्यू रहता यदि इन लोगों का मर्जर नहीं होता विद मल्टीनेशनल कंपनी क्लैरियंट। ओके तो जिस बिजनेस को एस्टेब्लिश हुआ मेरे R&D के अंडर, वो बिजनेस क्लैरियंट को चला गया। तो मेरा अधिक वहां करने का कुछ नहीं था, बहुत समय हो गया था। तो मैंने इंडिया ग्लाइकोल्स फिर मतलब वहां मेरा कंटिन्यूटी नहीं हुआ। तो 2023 में मैं फिर चीफ मेंटर रहा डॉक्टर KN मोदी फाउंडेशन का, ओके और डॉक्टर KN मोदी यूनिवर्सिटी का मैं प्रेसिडेंट भी रहा। ओके उसके पश्चात अभी SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी का मैं चांसलर हूँ। तो ये मेरी पूरी कहानी है। इस पूरी कहानी में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 35 PhD प्रोड्यूस किए, और 35 PhD स्टूडेंट मेरे, हर एक स्टूडेंट एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स पे काम किया। 15 इंटरनेशनल पेटेंट, ओके, जिनसे प्रोडक्ट बनते हैं, नॉट ऑन पेपर नॉट ऑन पेटेंट, पेपर। इंटरनेशनल patents which are practical, which are usable,
और मैंने बताया कि इंडिया ग्लाइकोल्स में हमने ऑलमोस्ट 700 प्रोडक्ट डिजाइन किए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकते हैं। तो 35 पीएचडी किए और 150 160 मेरी पब्लिकेशन है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। 5 बुक्स मैंने लिखी हैं, 2-3 मैंने एडिट की हैं। तो ये पूरा रहा और कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का मैं इन माय यंग एज आई वाज द अप्रूव्ड गाइड फॉर कंडक्टिंग पीएचडी। तो ये जो 35 बिकॉज मैं तो किसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा नहीं था। यूनिवर्सिटी से तो मैं यूपी टेक्निकल 2012 में जुड़ा, उससे पहले तो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं था। लेकिन मैं पीएचडी प्रोड्यूस करता रहा क्योंकि जो मेरे साइंटिस्ट थे जो मेरे साथ काम कर रहे थे उनको मैंने 10 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में रजिस्टर कराया और ये मेरा पूरा जीवन का चक्र रहा। अच्छा, इसका परिणाम ये निकला कि आज कोई भी इंडस्ट्री की समस्या हो, कोई भी टेक्नोलॉजी, साइंस, इनोवेशन की बात हो, तो मैं उसका थोड़ा बहुत ज्ञान रखता हूं और पूरे ट्रेंड्स, जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, उसके टच में रहता हूं। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अधिक से अधिक बच्चों को, फैकल्टी को प्रेरित कर सकूं, गाइड कर सकूं, उनको बता सकूं, उनको पाथ्स दिखा सकूं, एक राह दिखा सकूं कि वो जीवन में सफल हो। तो ये मेरे बारे में था त्रिपाठी जी। सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, बट आपने सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, मतलब वो आसान चीजें, मतलब आसान नहीं कहेंगे, अचीवमेंट्स बताई हैं जी। बट इन हर एक अचीवमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपने फेस किया होगा। देखिए क्या होता है त्रिपाठी जी, जब भी हम देखते हैं हम किस पे फोकस करते हैं उस पे निर्भर करता है कि हमें क्या मिलेगा। यदि आप फेल्योर पे फोकस करेंगे आपको फेल्योर ही फेल्योर मिलेंगे। एग्जैक्टली। और कोई भी सक्सेस होता नहीं जब तक कि आप ठोकर नहीं खाओ। ठोकर नहीं। ओके, मैंने आपको बताया कि मैं कैसे जीवन में आगे बढ़ा। जैसे जैसे आप एक डिटरमिन कर लेते हो आगे बढ़ने का, तो रास्ता वैसे ही आपके द्वार खुलते चले जाते हैं। जब आप डिसाइड कर लो कि आपको, अब जैसे मान लीजिए आप डिसाइड कर लिया कि मुझे गोल करना है, तो स्वतः ही माँ सरस्वती आपको डी पे पहुंचा देती है। बिल्कुल। बस आपको किक करना है। ठीक है, अब उस किक करने में यदि मान लीजिए गोल नहीं हुआ तो वो फेल्योर नहीं हुआ। ओके, मैंने जीवन में, मैं, ये मेरा टैगलाइन रहता है जीवन में कि आई हैव नेवर सीन फेल्योर्स इन माई लाइफ, आई हैव बीन द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। इमेजिन करो, गाय पालते थे हम बचपन में, गाय चराने जाता था मैं, वो कैसी व्यस्त रहते थे हम लोग, कबड्डी खेलना, मतलब 1 मिनट की हमारे पास ये नहीं था कि सोचें कि साहब हम कैसे करेंगे। कभी ये नहीं सोचा, मैंने बताई बात आपको कि मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, स्वतः लोगों ने मुझे पिकअप किया। आप यदि योग्य हैं, अभी भी, अभी देखिए, अभी भी इतनी सारे काम करता रहता हूं मैं। अगर आप ये सोचने लगो हाय राम मैं फेल हो गया, ये नहीं हुआ, तो आप उसी में उलझे रहोगे। बिल्कुल। आपके पास ऐसी ओपनिंग होनी चाहिए, आज ये करना है, आज वो करना है, पॉसिबिलिटीज आप क्रिएट करोगे तो आप ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जब आप पॉसिबिलिटी आएगी और आप सोचने लगोगे मैं रिस्क है, करूं नहीं करूं, तो सटनली आप देखिए, जैसा भाव वैसा प्रभाव। यदि भाव से आपने ये सोचा कि मुझे सफल होना है, मुझे ये अचीव करना है, आप सोच लो मन से और फिर उसके लिए काम करने लगो, अचीव मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं आपको, अब आप ये सोच लो, आज हम मिल रहे हैं, पहली बार जीवन में मिल रहे हैं, आपकी आयु कितनी होगी? 30 वर्ष होगी, एग्जैक्टली। है ना? आप आज डिसाइड कर लो कि भाई मैं जीवन में कभी मेडिसिन नहीं लूंगा। डिसाइड कर लो आप कि भाई कम वाट में मैं स्वयं अपने आप को क्योर रखूंगा, जीवन में मेडिसिन नहीं लूंगा। वैसे ही चीजें घटित होने लगेंगी। आपके सामने मैं बैठा हूं, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता, कभी कोई मेडिसिन नहीं लेता, कुछ भी हो जाए मेडिसिन नहीं लेनी है। ओके, स्वयं अपने आप को करेक्ट करो, तो फेल्योर का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, आपको सक्सेस ही सक्सेस है। और मस्त रहो, हमेशा डिटैच रहो। कभी देखिए क्या होता है, फेल आप कब होते हो? फेल आप ये होते हो, हमारी जो संस्कृति है वो ये बताती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। राइट? अब आप मान लीजिए ये सोच के जाओ इंटरव्यू में कि भाई आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सडनली आप वहां पे घबरा जाओगे। आप ये सोच के ही मत जाओगे इंटरव्यू में, आप तो मस्त होके जाओ, यार इंटरव्यू में हम मिलने जा रहे हैं, हम उनसे सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे, इट विल बी एन एंजॉइंग एक्सपीरियंस, तो आप ऑब्वियसली मस्त रहोगे। तो डिटैच लाइफ आप जियोगे तो फेल्योर नहीं होता। और मैंने कभी फेल्योर नहीं देखा जीवन में। सर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बट मैं इस कन्वर्सेशन में डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव जी को इंक्लूड करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दे तो। जी जी जी, देखिए विपिन जी से मैं बहुत प्रेरित रहता हूँ। हाँ।
प्रोफेसर बिपिन श्रीवास्तव जी का एक ऐसा करेक्टर है जो मुझे प्रभावित करता है, बिकॉज यंग हैं, डायनेमिक हैं और बच्चों के प्रेरणा स्रोत हैं। Exactly. आप समझ रहे हैं, और यही सूत्रधार हैं जिससे हम मिले हैं। हम तीनों मिले हैं। तो बिपिन जी क्या पूछना चाहते हैं, पूछ। हाँ सर, नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत अच्छे सिद्धार्थ। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने आज हमारी यूपी टीम के वाइस चांसलर सर के साथ इंट्रोड्यूस किया। हम भी धन्य हैं सर से मिल करके, जब भी हम उल्टा, मिलते हैं बहुत हाई एनर्जी हो जाती है हमारी। उल्टा उल्टा और बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत सर जी। मतलब आपका तो एनर्जी हमेशा मैंने हाई लेवल देखा है, बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि अगर वाइस चांसलर सर से मिलना होगा तो इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। माय गॉड, माय गॉड। और आज आपसे जो हमारी पहली बात हुई अभी चाय जी के दौरान, जी 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 मतलब हाईली एनर्जी, जी। और इतनी एनर्जी अगर कोई अपने अंदर ले आए, मतलब चाहे आप कुछ नहीं आता आपको, आप सिर्फ एनर्जी मेंटेन कर लो। सर का हुआ है कि फेलियर इन्होंने कभी नहीं देखा, आपको सक्सेस मिलनी नहीं है जी। तो सर इसी के साथ मैं आपसे सर कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ सकता हूँ? कोई भी प्रश्न माय डियर त्रिपाठी जी उल्टा नहीं होता, उसका उत्तर उल्टा हो सकता है, प्रश्न कभी उल्टा नहीं होता। प्रश्न तो अपने आप में एक प्रादुर्भाव है विचारों का, कुछ जानने के लिए। सर ओके। कुछ लोग बहुत बुरा मान जाते हैं अगर जरा सा भी ऊपर चले जाए तो। देखिए ऐसा है, हमारे पास जीवन में चॉइस होती है, हम बुरा माने या हम आनंद लें। यदि बुरा मानेंगे तो अपना ही अपनी हानि होगी, आनंद लेंगे तो अपना ही लाभ होगा। मैं हानि के चक्कर में पड़ता नहीं, लाभ उठाता हूँ। तो जो भी प्रश्न पूछेंगे मेरे लिए, आप उसको उल्टा समझ के पूछेंगे, मुझे वो सीधा ही लगेगा। आप समझ रहे हो? जैसे उदाहरण देता हूं, जब एक फास्ट बॉलर बहुत तेजी से फास्ट बॉल करता है, ठीक है, तो अब बैट्समैन के पास चॉइस है कि वो उसको फास्ट को कैसे लेता है। जस्ट उसको एक किनारा दिखा दे बैट का, जस्ट उसको गाइड कर दे तो बॉल सीधी चौके पे जाती है, ठीक है। और यही यदि वो संशय में, इस असमंजस में पड़ जाएगा कि हाय राम इतनी हाई स्पीड, तो वो आउट हो जाएगा। तो मैं तो आनंद लेता हूँ। आप प्रश्न पूछिए, मेरे लिए कोई प्रश्न उल्टा नहीं है। सर अभी आपने अपनी सारी सक्सेस वाली चीजों को एक लाइन में बता दिया, बट 12th के टाइम पे या हाई स्कूल के टाइम पे आपके लिए क्या चूज करना सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये वाला डिसीजन कहाँ से लिया आपने? देखिए क्या होता है, ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हम उलझे रहते हैं बिना बात। मैंने जैसे बताया, बिगिनिंग में ही बताया कि जब मैंने 12th किया तो घर में ये था, पिताश्री के मन में ये था। अच्छा, मैंने हिंदी मीडियम से 12th किया, ओके। तो पिताश्री को ये विश्वास था कि भाई इसका नाम मेरिट में आएगा, और मेरिट में नाम आया नहीं, तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। अच्छा, मैंने बताया कि हम गांव की बैकग्राउंड के हैं, तो उनको क्रोध आ गया, तो वो पूरा छोड़ छाड़ के, तुझे जहां एडमिशन लेना है वो ले ले, आई हैव नथिंग टू डू विद यू। कितने परसेंटेज रहे सर आपकी 10th और 12th में? मेरा बहुत हाई परसेंटेज नहीं था, ओके। उन दिनों हाई परसेंटेज आता भी नहीं था। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था, एडमिशन लेने के लिए पीसीएम चलता था, ओके। तो मेरा 67% था पीसीएम, ओके। और मैं बताऊंगा आपको, नहीं आपके तो बहुत अच्छे रहे होंगे, आपने तो बहुत बाद में किया। मैं बताता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेज थे जिनमें बड़े इतना डिफिकल्ट होता था एडमिशन। वन इज स्टीफेंस कॉलेज और दूसरा हिंदू कॉलेज। दोनों में कंपटीशन इतना हाई होता था कि उनमें एडमिशन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरा हो गया। अच्छा, हुआ कैसे एडमिशन, फॉर्म भर रहे थे हम लोग, मेरे आगे एक लड़का खड़ा था, तो फॉर्म में वो होता है तो क्या ऑप्शन लेना है, तो संजीव भल्ला। तो मैंने कहा यार, अच्छा पहली बार मिले थे हम, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तो मैंने कहा यार संजीव कौन सा, आप कौन सा भर रहे हो? कहता है मैं तो केमिस्ट्री ऑनर्स भर रहा हूँ। अच्छा, वो 1 साल फेल होके आया था मेडिकल का। उस समय क्या होता था कि पीएमटी वो करते थे, मेडिकल टेस्ट करते थे, प्री मेडिकल टेस्ट। तो वो 1 साल करके आया था, ग्रुप बी विद फिजिक्स होता था, ग्रुप बी विद फिजिक्स करके 1 साल उसका मेडिकल में हुआ नहीं था। तो ही सेड कि अब मैं नॉर्मल बीएससी करूंगा ऑनर्स। तो उसने कहा मैं तो यार बीएससी ऑनर्स कर रहा हूँ, वो कर दे। तो मैंने भी बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कर दिया। फिर उसमें चॉइस होता था कॉलेज कौन सा। ही सेड कि बेस्ट कॉलेज इंडिया में, क्या वर्ल्ड में, हिंदू कॉलेज है केमिस्ट्री के लिए। तो मैंने भर दिया। अच्छा, हुआ क्या कि मेरे थोड़ा 1% उससे
अधिक थे, उसके 66 या 65 थे, मेरे 67। हम दोनों का एक साथ एडमिशन हो गया तो हमारा एडमिशन हो गया। तो ऐसा कुछ है नहीं कि वो एडमिशन हो गया। तो आपने प्रश्न ये पूछा कि साहब कई बार डिसीजन लेना होता है, जब एक बार ले लिया तो भी फोकस होके किया। हाँ, जब एमएससी कर लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तब ये बात आई कि साहब अब आगे क्या करना है। अच्छा, उन दिनों ये प्लेसमेंट कुछ होता नहीं था, और फोकस ये था कि साहब पढ़ते रहो, पूरा स्टडी कंप्लीट करो। तो मेरा ये था कि साहब अब हमने ये कर लिया, केमिस्ट्री में कर लिया, अब इससे हटके, और इंजीनियरिंग में किया नहीं, क्योंकि उस समय किसी ने गाइड नहीं किया कि आईआईटी दे दो। तो आईआईटी में जैसे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन हो जाता, बेस्ड ऑन माय परसेंटेज डीटीयू में मैं कोई भी इंजीनियरिंग ले सकता था। अब चूंकि वो समय निकल गया था, फिर ये हुआ कि साहब अब साइंस में हो गया, अब हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो मुझे ये था कि मुझे केमिस्ट्री में पीएचडी नहीं करनी, ओके, नहीं करनी, ओके। और दूसरा ये था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं करनी। अच्छा, फेलोशिप मिली आईआईटी दिल्ली में, फेलोशिप मिली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने फेलोशिप ज्वाइन नहीं की पीएचडी। कारण उसका ये था कि आईआईटी दिल्ली में करेंगे तो यहीं दिल्ली में ही रहना होगा, यहाँ से बाहर निकलो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वैसे ही नहीं करनी, क्योंकि वहां से एमएससी किया था। तो उन दिनों क्या होता था कि सब पेपर में जहां भी एमएससी रिक्वायरमेंट है वहां सब भरो। तो आप देखिए बीआरसी बॉम्बे, पूरे सारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जहां जहां टू एंड फ्रो फेयर मिलता था वहां हम अप्लाई कर देते थे और घूम के आते थे। ओके, हो या ना हो, मस्त रहते थे। ओके, अच्छा, कोई ऐसा प्रेशर था नहीं कि भाई क्या कर रहे हो, घर पे बैठे हो ना, नथिंग कि भाई जाओ वो करना। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद निकला, फेलोशिप निकली, हमने अप्लाई किया। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि मैंने कोई इंटरव्यू हो, यदि मुझे इंटरव्यू के लिए बुला दिया तो मेरा रिजेक्शन नहीं होता, फिर मेरा सिलेक्शन होगा। या तो मेरी एप्लीकेशन देख के कोई इंटरव्यू में ही ना बुलाए, वो दूसरी बात है। और बताया मैंने आपको कि आई वॉज ऑलवेज हैंड पिक्ड, यू नो, पीपल सॉ मी एंड दे पिक मी अप। जैसे श्री राम इंस्टीट्यूट में मुझे पता ही नहीं था कहाँ से मुझे एक दिन कॉल आई कि साहब आप तो यहाँ होना चाहिए आपको। मुझे पता भी नहीं किस लिए। जब मैं वाइस चांसलर बना यूपीटीयू का, गवर्नर हाउस से फोन आया कि साहब महामहिम मिलना चाहते हैं। मैं प्रिपेयर होके गया कि शायद कोई प्रोजेक्ट होगा, बिकॉज श्री राम इंस्टीट्यूट का मैं डायरेक्टर था, कि कोई यूएन का प्रोजेक्ट होगा, कुछ होगा डिस्कशन के लिए। मैं वो गया, पता चला जी आई वाज स्लेटेड फॉर वाइस चांसलरशिप। तो मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार से जीवन में घट अपॉर्चुनिटीज बनती चली जाती हैं। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में जब अप्लाई किया, मुझे पता भी नहीं था धनबाद कहाँ है। तो हम पहुंच गए साहब धनबाद में। अच्छा, इमेजिन करिए किस प्रकार का एक ऑरा होता था। अच्छा, मैं इंटरव्यू अगले दिन था, और मतलब मंडे या ट्यूसडे था, और मैं वहां पहुंच गया, मंडे में पहुंच गया, और इंटरव्यू बुधवार को या बृहस्पतिवार को था। तो मंडे में पहुंच गया, वहां उतर के दोपहर में ट्रेन थी, मैं सीधा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस चला गया, और अटैची लेके सीधा मैं वहां चला गया, डीन स्टूडेंट वेलफेयर। ओके, और वो बोले ऑफिस में, हाँ जी। तो कैसा ऑरा था, मतलब कैसा, मतलब अपना स्टाइल था। तो मैंने वहां जाके बोला, सुब्रमण्यम जी थे, प्रोफेसर सुब्रमण्यम, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, बहुत यू नो टावरिंग पर्सनैलिटी। तो बोले हाँ जी बताइए। मैंने कहा जी आई एम द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज, यू नो, बताया मैंने आपको। तो बोले बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। बोले सर आपका ये लेटर आया है और मेरा इंटरव्यू है परसों। तो बोले इंटरव्यू परसों, तो परसों आइए। मैंने कहा जी मैं तो दिल्ली से यहाँ आ गया, अब आ गया तो आप अरेंज करिए यहाँ रहने, मैं कहाँ जाऊँगा धनबाद में। बोले यहाँ कोई होटल, कोई गेस्ट हाउस थोड़ी है, आप अपना रहो, ये कोई हमने ठेका थोड़ी ले रखा है कि भाई। मैंने कहा सर आपके यहाँ इतने सारे हॉस्टल हैं, आप कहीं भी मुझे 2 दिन रुका दीजिए, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप देखो, अभी मेरे को हंसी आती है, मैं किसी को बताऊं तो बड़ा आश्चर्य होता है, बट ऐसे हुआ। और फिर उन्होंने मुझे हॉस्टल में रखवा दिया। एक स्टूडेंट को भी बोल दिया इनका ध्यान रखना, 4th ईयर माइनिंग इंजीनियर के स्टूडेंट को बोल दिया इनका ध्यान रखना। तो वहां आराम से मेस में 2 दिन रहे, भोजन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के खर्चे पे हुआ। हमारा इंटरव्यू, जब इंटरव्यू हुआ तो 17-18 आए थे कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। हमारा सिलेक्शन हो गया। एज आई टोल्ड यू कि कोई एक बार इंटरव्यू हो जाए, इंटरव्यू में कोई बुला ले तो सिलेक्शन पक्का। कभी भी ये नहीं हुआ कि साहब ये इंटरव्यू में और फिर देखें कि वेट लिस्ट और नथिंग डूइंग। ऐसे ही मेरा जो लेक्चरर का हुआ तब भी ऐसे ही हुआ।
तो बेसिकली जो आपने प्रश्न पूछा था कि ये चॉइस का जो फैक्ट है ना, ये कभी अपने जीवन में रहा नहीं कि भाई ये करें या ये करें। बड़ा रास्ता खुलता चला गया और हम रास्ते में एंटर करते चले गए, कभी सोचा ही नहीं। मैंने बताया लेक्चररशिप छोड़ के मैं 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे चला गया, इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से फिर फ्रांस चले गए, फ्रांस से आए फिर प्राइवेट कंपनी में चले गए, कहाँ पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट में चले गए, फिर प्राइवेट सेक्टर से फिर और प्राइवेट मल्टीनेशनल से प्राइवेट चले गए, फिर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट श्रीराम इंस्टीट्यूट आ गए, फिर यूनिवर्सिटी चले गए, वापस प्राइवेट में आ गए। आपको कोई वाइस चांसलर नहीं मिलेगा इंडिया में जो वाइस चांसलरशिप के बाद इंडस्ट्री में प्रेसिडेंट रहा हो, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई है। अच्छा, 15 इंटरनेशनल पेटेंट, 35 पीएचडी। आप आज वाइस चांसलर का बायोडाटा निकाल लो, प्रोफाइल निकाल लो, आपको नहीं मिलेगा इस तरीके का प्रोफाइल। Yes, ओके, तो मेरे जीवन में ये रहा नहीं कि सब कैसे चूज करें, क्या करें। सर मैं और सर हम लोग मतलब स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि इंटरव्यू ऐसे दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपको हर बार सिलेक्शन मिला, तो ऐसा क्या करते थे जिससे आपको हर बार सिलेक्शन मिलता था? देखिए क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई कि इंटरव्यू को आप ऐसे लेके जाओ कि भाई हमारी ये मीटिंग है, माँ सरस्वती ने ये मीटिंग निर्धारित की है। सबको पता है कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यू ले रहा है वो प्रश्न पूछेगा, जो इंटरव्यू देने आया है उसको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे। समस्या ये आती है कि जो पूछ लिया वो अपने फील्ड का नहीं है, तो नर्वस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि इंटरव्यू में फेल्योर के चांसेस तब बढ़ जाते हैं जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा इंटरव्यू सक्सेस अच्छा होगा कि नहीं होगा। यस यस, ये सोचना ही नहीं चाहिए। अपन इंटरव्यू देने जाते हैं एंजॉय करने के लिए, यार मिलने का है, हम उनसे सीखेंगे वो हमसे सीखेंगे, हमें जॉब की आवश्यकता ही नहीं। तो जब आप डिटैच हो जाते हो, जब आप ये सोच के जाते हो कि मुझे ये जॉब लेना ही लेना है, कुछ भी हो जाए मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, तो आपको नहीं मिलेगा। देखिए हमारे गांव में एक कहावत है, रोता जाए और मरे का समाचार लेके आए, हंसता जाए तो अच्छे अच्छे समाचार लेके आए। तो अपने को जीवन में ऐसा भाव रखना है कि ये जॉब मिला तो फर्स्ट क्लास, नहीं मिला तो उससे भी फर्स्ट क्लास, तो आपका सक्सेस रहता है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे, जो चीजें आप मन से चाहेंगे, वैसे ही आपको मिलता जाएगा। श्रीवास्तव जी आपने बहुत सही बात बोली है। मैं कहता हूँ एक बार आप निर्धारित कर लीजिए, मन में ठान लीजिए। एक शब्द है ठानना। जब आप ठान लेते हो ना तो सारी शक्तियां ब्रह्मांड की आपको उस स्थान पे पहुंचाती हैं। बात आती है ठानने की। आज का जो युवा है वो ठान नहीं पाता है। आज का जो युवा है वो बंधा हुआ है कि मुझे ये पाना है। जब जब आप बंधते हो, जब जब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्मण्यवाधिकारस्ते ना फलेषु कदाचित, कर्म करो। लेकिन आज का युवा कर्म पे नहीं, आज का युवा तो क्या मिला मुझे, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। जबकि हम लोग ग्रो हुए हैं इस उससे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, नॉट व्हाट इज देयर इन इट फॉर यू। अभी आप देखिए जब इंटरव्यूज में आपने देखा होगा, जब प्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं तो जो काइंड ऑफ प्रश्न हमारे बच्चे पूछते हैं, भाई आपको एक प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली है और आपने प्रश्नों के उत्तर दिए नहीं दिए, वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन यदि उन्होंने आपसे पूछ लिया कि भाई आप कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारे युवा जो है क्या प्रश्न पूछेंगे, वो पूछेंगे जी सैलरी कितनी दोगे, जी सर, क्या पैकेज है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे साहब कितने दिन की छुट्टी है, टाइमिंग क्या है आपके, 9 से 5 का जॉब है नहीं है। तो जब इस प्रकार का भाव है तो आपका प्लेसमेंट कैसे होगा। एक कंपनी के एचआर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम जिस स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं 6 मंथ की, और जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होती है वो दूसरी कंपनी के लिए काम करना शुरू कर देता है, वो तुरंत रिज्यूमे दूसरी जगह भेजता है, जबकि कंपनी ने ट्रेनिंग दिया है तो उसके साथ कुछ दिन रुकिए, ऐसा भाव होता है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, संस्कारों की माया है पूरी। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूं जापान का। जी ओके, तो आज से करीब ये बात है 94-95 की। तो उस समय हम लोग जिस कंपनी में मैं काम करता था, तो हम लोग जापानीज टेक्नोलॉजी ले रहे थे, जापानीज कोलैबोरेशन क्रिएट कर रहे थे। तो अक्सर मैं जाता था वहां पे और डिस्कस करते थे, तो वहां के कल्चर को जानने का अवसर मिला। जी सर। तो वहां क्या होता था कि जब बच्चा जॉब चेंज करता था, उस समय की बात बता रहा हूँ,
मान लीजिए कोई बच्चा कहे कि साहब मुझे जॉब चेंज करना है, तो उसके पूरे घर वाले उसके पीछे पड़ जाते थे, दिस इज अ बैड थिंग, ये अच्छा नहीं है। यस सर। क्योंकि वहां की संस्कृति और वहां के संस्कार में ये है कि जहां आप जॉब कर रहे हो हम्म। वो आपके माई बाप हैं, यस यस। वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी माई बाप है, आप वहां से सैलरी पा रहे हो, जी। तो उनको माई बाप का आप उनको ट्रीटमेंट दो, उनका आदर करो। Yes. और जॉब छोड़ने का अर्थ है कि आप पाप कर रहे हो। जी सर। हमारे यहाँ सिस्टम ये है, हम संस्कार ये देते हैं कि 100 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए तो मारो गोली उसको और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। तो ये डिपेंड करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। मैंने अपनी बात बताई, हमेशा मैंने यही देखा कि भाई हम नया से, मैंने बताया कीनिया का जॉब मिला, मैं कीनिया नहीं गया, मैं फ्रांस गया, क्योंकि कीनिया के जॉब में मुझे पढ़ाना था। जी सर। और इतनी यंग एज में पढ़ाने के स्थान पे मैंने सोचा कि मैं स्वयं पढ़ूं, जी सर। तो मैं पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए फ्रांस गया। हम्म। आज मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं कीनिया जाता तो मैं ये हो जाता, बट नेवर। आई लर्न सो मच। मैं वहाँ फ्रांस गया, मैंने फ्रेंच सीख ली। यस सर। मैं फ्रेंच सीख ही नहीं पाता, कीनिया में तो अंग्रेजी रहता। फ्रेंच सीख ली, फ्रेंच सीखी तो मुझे पता चला कि साहब फ्रेंच तो लैटिन से निकली है। तब पता चला लैटिन तो संस्कृत की छोटी सिस्टर जी, है, जी, जी। तो सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस संस्कृत से निकली हैं। तो ये सब ज्ञान तो मुझे होता ही नहीं। आप सर यूपीटीयू के वाइस चांसलर रहे, और उन्हीं दिनों हम लोगों ने एक सब्जेक्ट देखा था, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। जी वो जब प्रोफेसर बगारिया से हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया था 8 डेज, जी 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 और उस प्रोग्राम के बाद हम लोग की सोचने समझने की जो चीजें थी वो बिल्कुल चेंज हो गई। जी जी जी। पहले हम ये समझते थे कि जो मैंने वर्क किया है, जो मैंने एजुकेशन लिया है, वो मेरा ही अपना योगदान रहा है। लेकिन जब इस कोर्स में मैं गया तो पता चला कि मेरे फादर का, मेरी मदर का, मेरे जो अगल बगल के लोग हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उससे मैं इतना ग्रो कर पाया। तो हमेशा हम उनको थैंक्स देने की बात करते हैं। पहले हम सोचते थे कि नहीं, मैंने जो किया मेरा अपना ही था, मैं अपने से ग्रो कर गया, लेकिन कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था मेरे बनने में, फिर बाद बहुत में अच्छा, समझ में आया। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा ह्यूमन वैल्यूज। यस सर। ये जो आप कोर्स की बात कर जी, रहे हो, जब मैं प्रोफेसर वाइस चांसलर बगारिया। था यूपीटीयू में, यस सर। मैंने इसको काफी सपोर्ट किया। यस सर। और मैंने सारे इंस्टीट्यूट्स को बोला कि प्रोग्राम्स करें। जी सर। और ड्यूरिंग दैट टेन्योर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, किए, बहुत सक्सेसफुल। और मैं उनको इनोग्रेट करता था उन प्रोग्राम्स यस को। सर। ठीक है। जी सर। लेकिन जो प्रश्न आपका है कि उसका महत्व क्या है जी सर। ह्यूमन वैल्यूज यस का, सर। तो मैं इसको एक बात बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन वैल्यूज भारतीय संस्कृति में आवश्यकता नहीं है। पहले से हमारे अंदर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारा जो जीवन शैली है, यस सर। वो संस्कार आधारित है। हमारे संस्कार क्या कहते हैं? अपने आप को नीचे रखो, सामने वाले को ऊपर रखो। यस। ओके। मोदी जी जब पार्लियामेंट जाते हैं तो पहले नतमस्तक- सीढ़ी पे सिर रखते हैं। नतमस्तक होते हैं। हाँ। जब हम मंदिर से हम बाहर निकलेंगे तो भगवान जी को पीठ नहीं दिखाएंगे। ओके। हम ऐसे पीछे जाते। उल्टे चलेंगे ताकि भगवान जी को हम देखें। ये संस्कार है। संस्कार। समस्या ये आ रही है कि कलयुग में और इस पूरे सिस्टम में जो हमने बना दिया है, जी सर। उस हिंदू संस्कृति से हम परे हो गए, बहुत परे हो गए। ना पेरेंट्स का लगाव बच्चों से है। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे ज्यादा से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनका रहता है। बच्चों का ये रहता है हेल विद इट, ओके, आई अर्न मनी एंड मोर मनी। तो हम उससे हट गए। हट गए। इसलिए हमें इन वैल्यू सिस्टम्स की आवश्यकता है। टू आंसर ए क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड ह्यूमन वैल्यू सिस्टम। हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारतीयों को भारतीयता यदि आप सिखा दो तो वैल्यू सिस्टम्स की हाँ। आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल सर। अच्छा, इसको मैं और एक तरीके से कहता हूं। देखिए, मान लीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं, यस। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओके। यदि आपका संस्कार अच्छे हैं तो आप कहीं भी चीट नहीं करोगे, आप किसी को भी कॉपी नहीं करोगे। अभी देखिए पेपर लीक हुआ, ये तो ह्यूमन वैल्यूज के अगेंस्ट है। अगेंस्ट है। पेपर लीक करने वाले फिर वहां जाके एडमिशन लेके डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, तो फिर- ये सब ह्यूमन वैल्यूज के एंटी है। लेकिन जो संस्कार आधारित जीवन जी रहे हैं वो इसमें नहीं पड़ते। नहीं, बिल्कुल। तो ह्यूमन वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। Important। एक सिविल इंजीनियर ब्रिज हाँ, बन रहा है, आप yes। देखिए कितने सारे ब्रिज हाँ। बिहार में गिर रहे हैं, यस सर। झारखंड में गिर रहे हैं, हैं। ओके। वैल्यूज होती तो शायद वो ना वैल्यू होता। होती तो डरते, डरते। है ना, कि पाप ना हो जाए। देखिए, भारत ही, हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, ग्रैंडफादर या फादर जो थे वो इतनी वैल्यूज पे इम्पोर्टेंस देते थे
श्रीवास्तव जी, आप देखिए, दो चीजें हैं, एक पाप और एक पुण्य। जी किसी भी संस्कृति में, किसी भी समाज में पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल भारत में है। भारत अच्छा, क्या पाप है? यदि आप खड़े हो सकते हैं तो बैठना पाप है, यदि आप बैठे रह सकते हैं तो लेटना पाप है, अगर आप लेटे रह सकते हैं तो सोना पाप है, अगर आप सो सकते हैं तो गहरी निद्रा में सोना पाप है। तो किस तरीके से, यदि आप शाकाहारी हैं और अंडा खा रहे हैं तो अंडा खाना पाप है, अगर अंडे तक रह सकते हैं तो मीट खाना पाप है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी बनाया गया है। जीवन और हम किस किस पे हम बच्चों को पालते हैं? जी। हम बच्चों को पालते हैं केवल इस उससे कि यदि आप सेवा करोगे तो आपको वरदान मिलेगा, ये मेवा मिलेगी, वरदान मिलेगा, और यदि आप पाप करोगे तो आपको श्राप मिलेगा। हाँ, ये सब ये चीजें हमारे पाप, साथ- श्राप, ओके, हाँ। और पुण्य, वरदान, ये हमारी ही संस्कृति में है। यदि हमारे बच्चे उस प्रकार से पढ़ें, उस प्रकार से पलें, आगे बढ़ें, तो कभी ह्यूमन वैल्यूज की आवश्यकता नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज को उनको आवश्यकता है जो वैल्यू सिस्टम खो दिए हैं। हाँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में भी खोए जा रहे हैं, तो ये समस्या है। नहीं, बहुत सही कहा आपने। मैं आपसे वेगन और हमारे जो वेजिटेरियन जो हम लोग खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते हैं, और जो नॉन वेज खाते हैं, इन तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है और देखिए- हमें किसके पीछे जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो ऋषि, मुनि, संत, ओके, और ऋषियों में भी कैटेगरी थी, ऋषि, ब्रह्म ऋषि, आचार्य, गुरु, कितने सारे डेजिग्नेशंस थे, राइट? हमारे पूर्वजों ने क्या किया? स्टार्ट करते हैं त्रेता से। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, है ना? उनको कोई भी जाति का व्यक्ति है जो भगवान नहीं मानता, सब सब मानते हैं। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, कभी देखा है किसी क्षत्रिय को कि भगवान परशुराम को ना माने? सब लोग सब मानते हैं। हमारे वो हम उनके वंशज हैं। अच्छा, वो क्या करते थे? भगवान राम कंदमूल फल खाते थे, ओके। कभी आपने सुना है कि भगवान राम मांसाहार थे? कभी नहीं। भगवान कृष्ण द्वापर में आए तो क्या थे? गोपालक थे। आपने कहानियां क्या सुनी? माखन, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो हम उनके वंशज हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें मांसाहार भारत में भारतीयों को होना ही नहीं चाहिए। इट इज नॉट सपोज टू बी देयर। मैं आपको बताता हूँ स्थिति। 1947 में जब देश बटा, मैं स्वतंत्र नहीं कहता, मैं उसको स्वतंत्रता नहीं मानता, देश का बंटवारा हुआ, बंटवारा मानता हूं, और इसलिए वो सबसे काला दिन था 15 अगस्त 1947 जब देश बटा। जब देश बटा, देश में 80 से 85% जो जनसंख्या थी वो शाकाहारी थी, और जो 15% शाकाहारी नहीं थे वो भी 80% ऑफ द टाइम देवर शाकाहारी। आज 47 से आज आके यदि आप देखेंगे तो 80 से 85% जनता वो ऑलरेडी मांसाहारी हो गई है, और जो 15% 10% बचे हैं मेरे जैसे, उनको भी इतनी कठिनाई होती है शाकाहारी भोजन मिलने में। आप देख लीजिए, शाकाहारी रेस्टोरेंट में आप जाइए तो रेस्टोरेंट के पहुंचते पहुंचते आपको आसपास पूरा घिरा होगा मांसाहार से। पूरा मिला। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके ऊपर देखना होगा सरकार को भी, समाज को भी। दूसरी बात आपने पूछी वेगान। देखिए, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध सब लोग लगे रहते हैं, कॉन्स्पिरेसी रहती है। ये वेगान की कॉन्स्पिरेसी सबसे विज्ञान ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि भारतीय बच्चे, भारतीय मूल के बच्चे गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध ना पिए, ओके। क्योंकि यदि हम बच्चों को दूध से भिन्न कर दे, देखिए हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर दूध बेस्ड है, ओके। बचपन से हमने दिया है। दुग्ध हमारा इंपॉर्टेंट, हमारे जीन्स ऐसे डेवलप हो गए हैं कि यदि हम दूध नहीं पिएंगे तो हम ग्रो प्रॉपर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज ऋषि मुनि थे और वो दूध पी के, देखिए कामधेनु, बिल्कुल, ओके, गुरु आचार्य ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, कामधेनु वहां थी। और कैसे विश्वामित्र जी की कहानी, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की कहानी कामधेनु पे है। तो मेरा कहने का यह है कि ये जो विज्ञान का कॉन्सेप्ट है, ये हिंदुओं को
उनकी संस्कृति, उनके संस्कारों से हटाने के लिए। अच्छा, दुर्भाग्य ये है कि जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए, हिंदुत्व तो पढ़ाया नहीं जाता, हिंदुइज्म तो पढ़ाया नहीं जाता, तो जो पढ़ गए वो ऐसा पढ़ गए कि उनको इस बात में रीजन समझ आने लगा कि हाँ हाँ हाँ, ये दूध पीना तो पाप है, दूध इज अगेंस्ट, वो तो गाय तो दूध वो अपने बछड़े के लिए देती है, विच इज नॉनसेंस। गाय माता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम भी गाय के बच्चे हैं, और एक माता दूध अपने बछड़े और बछिया के लिए नहीं देती, वो हमारे लिए भी देती है, और ये एक्चुअल फैक्ट है। हमने तो गायें पाली हैं। आप जो गाय का जब आप दूध निकालते हो या भैंस का दूध निकालते हो, आप बछिया और बछड़े को छोड़ देते हो, पीने देते हो, पीने के पश्चात पूरा पेट भर जाएगा तब भी इतना दूध बचता है विच विल गो एज अ वेस्ट। तो आपको तो दूध ग्रहण करना इज अ मस्ट। तो वेगान जो है वो हिंदुओं के प्रति एक बहुत बड़ी इनकी चाल है, साजिश। आई डोंट यूज द वर्ड्स विच आर तो ये उनकी कॉन्स्पिरेसी हाँ, एक ऐसा है जो यस चला रखा तो है। ये है ये। इसलिए आई एम अगेंस्ट वेगान, आई एम इन फेवर ऑफ वेजिटेरियन। आप ये देखो, आप देखो, आपने कभी गाय को रोते देखा है? भैंस को मैंने देखा है। हमारी दादी थी, माँ बोलते थे हम, तो हम लोग गाय पालते थे, तो एक गाय से दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, तो क्या हुआ कि भाई ज्यादा हो जाने पे बेचते भी हो आप, तो हमने गाय बेच दी। माई ग्रैंड मदर सेड कि भाई ये बेच देते हैं क्योंकि हमारा इतने में चल जाता है। पहले दूध बेचते नहीं थे, अधिक दूध हो जाए बेचते नहीं थे, बार्टरिंग होती थी। किसी के ब्याह शादी हुआ गांव में तो आ जाता था 5 किलो दूध, वहां से यहाँ से खीर बन जाती थी, पूरे बारातियों को जिमा दिया जाता था विदाउट स्पेंडिंग ए मनी ऑन सिंगल पैसा ऑन द मिल्क। ओके, तो बेसिकली जब हमने गाय बेच दी तो वो गाय जो थी वो इवनिंग में और मॉर्निंग में, जब वो गाय दूहने का टाइम होता था, वो दूह लेता था जो लेके गया था, दूहते ही वो सीधी आ जाती थी ठाण पे, और 1 कोस दूर था वो गांव जो ले गया था, वो 1 कोस चल के चुपचाप हमारे यहाँ आ जाती थी। तो वो डेली वो आता था लेने की, साहब ये तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो माई ग्रैंड मदर शी डिड एन एक्टिंग, उसको डांटा और ऐसे लकड़ी दिखाई और आज से नहीं आएगी तू, और ये आई हैव सीन दैट काउ इन टीयर्स, और उसके पश्चात वो आई नहीं। तो ये सब हमने देखा है। तो आप ह्यूमन वैल्यूज की बात हो, जिस बच्चे ने ये देखा हो तो ह्यूमन वैल्यूज, अब वो बच्चा जो काट रहा है, पशुओं को काटते हुए देख रहा है, वो वैसे ही ग्रो हुआ है, उसको कुछ भी ह्यूमन वैल्यू सिखा लीजिए, उसको कोई ह्यूमन वैल्यू नहीं आएंगी। किसी के साथ वो हाथ चला देगा। बिल्कुल, क्योंकि तो ये डिपेंड करता है। ओके, तो वेगान का तो मैंने बता दिया। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर आपकी इतनी अच्छी मतलब काफी लंबी लाइफ जर्नी रही है, कुछ ऐसी और आप इंटरेस्टिंग फैक्ट बता पाएंगे कि कहाँ हम लोग गलत जा रहे हैं, कहाँ हमको गलत तरीके से गाइड किया जा रहा है? देखिए क्या है, 2-3 बातें हैं जो हमारे समाज को बहुत इम्पोर्टेंट है, इमीडिएटली ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहला तो ये हो रहा है कि गांव में हम बच्चों को ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से दूर कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक किसान का बच्चा है, फादर मदर पूरा परिवार किसानी कर रहा है, कृषि कर रहा है, लेकिन बच्चे को बोलेंगे तू हट, खेत में मत जा, हम है ना खेत में काम करने के लिए, तू जा पढ़। सबसे बड़ा पाप हुआ है इस देश में कि 47 के पश्चात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट निकाले। हमारा समाज इतना सेल्फ सस्टेनेबल था, सेल्फ रिलायंट था, स्वावलंबी था, हर गांव स्वावलंबी था। हमने कैसे एडवर्टीजमेंट निकाले? एक कुम्हार का, लोहार का, नाई का, ये सब और जातियों के नाम मैं नहीं ले सकता, इन बच्चों को एडवर्टीजमेंट निकाला कि तुम क्या कर रहे हो, आओ पढ़ो, फेलोशिप देंगे। हमने उनको डिटैच कर दिया, फेलोशिप दी, डिग्री देनी शुरू कर दी। अच्छा, जब डिग्रियां इतनी हो गई, वो कहे मेरे को जॉब, अब जॉब तो है नहीं। अब जब वो डिग्री ले ली तब उससे कह रहे हैं कि तुम जाओ कुम्हार का काम सीखो, लोहार का काम सीखो, नाई का काम सीखो। आप समझ रहे हो? अच्छा खासा वो जब बचपन में था तो अपने पिताजी से बाल काटना सीख लेता था और पूरा सेल्फ सस्टेनेबल था। एक नाई के पास आज एक नाई की इतनी रिक्वायरमेंट है, हेयर कटिंग सलून की इतनी रिक्वायरमेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। आपने उसको वहां से डिटैच किया, फेलोशिप दे के डिग्री दे दी,
और अब कह रहे हो उसको सिखाओ, ये सबसे बड़ा पाप धीरे हुआ। धीरे ये सारा सिस्टम जो डेवलप था वो खत्म होता जा रहा है। हम आज भी ये कहते हैं कि साहब बच्चों से खेती मत करवाओ, अरे वो खेती कोई उसके लिए नहीं कर रहा, उसकी तो स्किल डेवलप हो रहे हैं नेचुरली। वही टाइम है जब आज एक 14 वर्ष का बच्चा, 15 वर्ष का बच्चा मोटरसाइकिल कारें चलाता है, वो एज है जब उसको हल चलाना चाहिए, वो एज है जब उसको पेड़ पौधों के साथ होना चाहिए। वो सब हमने, ये तो सबसे पहली मिस्टेक हुई। दूसरी सबसे बड़ी जो भूल ये हुई कि हमारी शिक्षा में हमने हमारे पूर्वजों के बारे में बताया ही नहीं। हमने बताया ही नहीं कि कौन है अहिल्याबाई होलकर। आज भी जाइए आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये तो थैंक्स टू आवर दिस ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके चरणों तक भी ये विपक्ष पहुंच जाए ना तो अपने आप को धन्य समझे। कोई है ही नहीं कंपैरिजन। कोई कंपैरिजन नहीं है। और बड़े होके वहां पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं और हिंदू हिंसक है, कुछ भी बोल दो, क्योंकि हिंदू ही जाके उनको वोट दे रहा है, उसकी उसकी वो नहीं है। बट मैं बात बता रहा हूँ कि जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो वहां सबसे पहले मूर्ति लगी शंकराचार्य जी की। कहाँ साउथ में जन्मा वो बालक, और कहाँ गया वो ऊपर कश्मीर तक, और पूरे भारत को जोड़ दिया शंकराचार्य, ठीक है। दूसरी मूर्ति लगी अहिल्याबाई होलकर की। आप जाइए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, मुझे 100% पता है आपने देखी भी नहीं होगी वो मूर्ति, कोई नहीं देखेगा। मुझे पहली बार जब मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गया तो मेरा ड्राइवर मेरे साथ था, ओके। एक पार्श्वनाथ विद्यापीठ ने मुझे इनवाइट किया था वाराणसी में, तो उनका कार्यक्रम इनॉग्रेट करने गया था मैं, तो उन्होंने कहा चलो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर घुमा के लाते हैं। तो मिस्टर सिंह जो ड्राइवर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार इस मूर्ति के साथ खड़े हो जाओ। मैंने उनका फोटो खींचा, फिर मैंने बोला कि पता है किसकी मूर्ति है? कहता सर नहीं पता। अच्छा, वहां लिखा नहीं है अहिल्याबाई होलकर? अच्छा, ओके। तो मैंने उसको बताया ये माँ अहिल्याबाई होलकर की फोटो है, मूर्ति है। बोला सर आपको कैसे पता? तो वो अहिल्याबाई होलकर ऐसे शिव जी को हाथ में लेके बैठती थी, तो जब सिंहासन पे बैठती थी तो भोले बाबा को गोदी में लेके बैठती थी, तो वहां गोदी में लेके बैठी हुई है। तो ये जब संस्कार बच्चों को नहीं दिए हमने, ये दूसरी भूल हुई। तीसरी भूल ये हुई कि हमने अपने बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स से, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से हटा दिया, दूर कर दिया। ये हो गया कि एक या दो बच्चे, सब संबंध। आप देखिए आज आपका बच्चा है, ओके, तो वो आपकी माँ को दादी नहीं बोलेगा, बड़ी माँ। व्हाट डू यू मीन बाय बड़ी माँ? ओके। हमारे यहाँ संबंध इतने बड़े क्लियर हैं, चाचा नाना, बाबा नाना, ये है बड़े नाना। व्हाट डू यू मीन बाय बड़े नाना? हमने संबंध, बच्चों को संबंध से हटा दिया। क्या क्या संबंध होते हैं, उनके क्या महत्व होते हैं, वो सब हटा दिए। हमारे यहाँ कैसे कैसे त्योहार हैं, अभी देखिए रक्षाबंधन आएगा, तो हमारी संस्कृति से बच्चों को हमने दूर कर दिया। हमारी शिक्षा में है ही नहीं कि वो संस्कार सीखें। हमें यज्ञोपवीत संस्कार, गर्भाधारण संस्कार से अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार तक सब कुछ विस्तृत है। आप देखिए बाकी संस्कृतियों में क्या है, आप चले गए और प्लॉट लेके बैठ जाते हो आप। हमारे यहाँ आप चले गए, ओके, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, और आप 200 ग्राम 300 ग्राम फूल होते हैं, वो भी आप जाके गंगा जी में बहा देते हो। उन फूलों के कारण ही गंगा जी सबसे पवित्र नदी है। आप सोच सकते हो कभी? हमारे पूर्वजों ने वो टेक्नोलॉजी निकाली, नैनो टेक्नोलॉजी। आप देखिए जब आप अंत्येष्टि कर देते हो, उसको एशेस नहीं बोलते अंग्रेज, उसको आजकल के तो हिंदू भी अंग्रेज, वो बोलते हैं साहब हम एशेस, अस्थियां विसर्जन। अस्थि नहीं विसर्जित करते हम फूल विसर्जित करते हैं, उसको फूल बोलते हैं। और चाहे बंगला देख लीजिए, उड़िया देख लीजिए, तमिल देख लीजिए, कन्नड़ देख लीजिए, वो तो हिंदी के लिए फूल नहीं बोलते, लेकिन उनका पर्यायवाची अपनी भाषा में फूल बोलते हैं, अस्थि नहीं बोलते। तो जब वो नैनो मटेरियल हम डालेंगे गंगा में, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, हमारे पूर्वजों की आत्माएं वहां गंगा में बसती हैं, तो इसलिए सबसे पवित्र नदी है। ये बात जब तक पता चल जाएगी, अच्छा बताएगा कौन? कोई बताने वाला है नहीं। हिंदू बोलने से डरते हैं, तो हम हिंदू हैं। और यदि हम बच्चों को बता दें, वो इस एयर से जिए जीवन में कि हम हिंदू हैं। जब आप बाहर जाते हो, विदेश जाते हो, जब पता है, जैसे मान लीजिए मैं जाता था, पहले से ही लोगों को पता था भाई ये व्यक्ति आएगा, ये स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, तो पूरा अरेंजमेंट उसी के अनुसार होता था। नहीं तो हम नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे।
भाई कोई पूरे टाइम तो, अब जब मान लीजिए मैं फ्रांस रहा 2 साल, पूरी फैमिली हमारे साथ गई, कितना ही खर्चा हो कुछ हो, अपना सात्विक भोजन, कोई इधर उधर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जिससे हमने गांव का स्वावलंबी जो स्ट्रक्चर था वो स्पॉइल कर दिया, गांव को वैनिश कर दिया। हमारा प्लानिंग कमीशन क्या कहता है? हमारा प्लानिंग कमीशन ये कहता है, दिस इज दी, अब नीति आयोग क्या प्लान है कि अर्बन पॉपुलेशन जो है, ओके, वो रूरल पॉपुलेशन कम हो, अर्बन बढ़े, विच इज नॉनसेंस। हमें फोकस ये होना चाहिए कि लोग गांव में रहें। सर, आपने काफी अच्छे 3 पॉइंट को इलेबोरेट किया, बट एक पॉइंट ऐसा है जहां पे आके मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, वो पॉइंट है रिजर्वेशन। जी देखिए, ऐसा है, इसके ऊपर दुखी होने का नहीं है, इस पे समझना है, ठीक है। आपको और मेरे समझने से कुछ नहीं होने का है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, समझना सबको है, कैसे समझना है। पहली बात तो, और ये एक अनदर बहुत बड़ी मतलब कॉन्स्पिरेसी है हिंदुत्व के अगेंस्ट। आप देखिए आज स्थिति क्या है। आज स्थिति ये है कि भाई आप रिजर्वेशन पा रहे हो, आरक्षण पा रहे हो, क्यों पा रहे हो? रीजन दिया जाता है कि साहब आपके पूर्वजों के साथ सवर्णों के पूर्वजों ने आप ऐसा किया, उन्हें प्रताड़ित किया, तो आपको हम आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है। जो मूलभूत बात है, ठीक है, आज जो सवर्ण हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आरक्षण से। ऑब्जेक्शन कब होता है? ऑब्जेक्शन तब होता है जब इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि भाई जब आप उनको आरक्षण दे रहे हो तो सवर्णों के उनके जो अधिकार है, उनके हिस्से का उनको दे रहे हो, तो कम से कम सवर्णों को सम्मान तो दो। आपने रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बना दिए कि वो आरक्षण भी पा रहे हैं और चौड़े होके पा रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो आरक्षण पा रहे हैं वो अपने आप को हिंदू बोलते ही नहीं। और सबसे बड़ा जो इसमें किया वो सो कॉल्ड जय भीम, जिसको हम कहते हैं निर्माता इसका संविधान का, जबकि वो निर्माता कुछ नहीं, ओके। उसने क्या किया? हिंदुत्व छोड़ा और बुद्ध बना। कोई भी बुद्ध के प्रति किसी भी हिंदू को कभी भी निरादर नहीं है, हम सब बुद्ध को मानते हैं। लेकिन जो आरक्षण पा रहे हैं वो डेली बैठ के गालियां दे रहे हैं हिंदुत्व को, हिंदू महापुरुषों को। क्यों? क्योंकि वो जो भीम जी थे वो बुद्धिस्ट बने, और किसने पाला उनको? एक ब्राह्मण ने पाला, गोद लिया। आप समझ रहे हो? तो इसके बारे में जो आपने बात कही, ये बहुत बड़ी बात कही। ठीक कैसे होगा? आप मुझे ये देखिए, अभी सब लोग बोल रहे हैं कि साहब हम जनसंख्या, पूरा जाति की जनगणना हो, ठीक है। आप जनगणना करिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज कौन बाल काट रहा है? आज सारी जातियों के लोग बाल काट रहे हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन है, वो माली है। हमारे यहाँ गार्ड है, वो राजपूत है। आप अभी चंद्रबाबू नायडू जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि हम जनगणना करेंगे, लेकिन जनगणना स्किल्ड के बेस पे करेंगे। बहुत अच्छी बात की कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है। अब एक व्यक्ति जाटव है, ओके, वो पेपर पे शेड्यूल कास्ट है, ओके, आरक्षण पा रहा है, लेकिन वो प्रोफेसर है। अब आप मुझे बताइए कि यदि वो प्रोफेसर है तो वो तो सवर्ण की कैटेगरी में आ गया, जो ब्राह्मण पढ़ाते थे और सवर्ण पढ़ाते थे, कभी शूद्र तो पढ़ाते नहीं थे। जब वो उसमें, तो कम से कम ये तो देखो कि कैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये कोई पूछता नहीं। पार्लियामेंट में कुछ भी बोल दिया जाता है, वहां खड़े होके बोल दे रहे हैं कि साहब इनकी पॉपुलेशन तो 65% है, इनसे कोई प्रश्न पूछो। 19 कितने सालों से ये रिजर्वेशन ले रहे हैं, आरक्षण ले रहे हैं। आरक्षण लेके भी यदि उसी कैटेगरी में है, ये आरक्षित कैटेगरी में, तो आरक्षण देने का लाभ क्या है? बिल्कुल भाई, एक सिस्टम बनाओ कि आपको एक पीढ़ी को आरक्षण मिल गया, क्विकली आप सवर्ण हो गए, बस अगली पीढ़ी फिर वो सवर्ण है आप। तो ऐसा होना चाहिए, ये तभी ठीक हो। लेकिन इसमें समस्या, सरकारों को भी ईमानदार होना पड़ेगा। जो नहीं, सरकारों के अलावा जो ले रहे हैं आरक्षण, उनकी मति को ठीक करना होगा। उनको अपनी मति ठीक करनी होगी। लेकिन वो क्रॉस हैं, वो तो वैनिश करना चाहते हैं हिंदुत्व को।
अरे हिंदू होने के ऊपर ही आपको आरक्षण मिल रहा है। आपको आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि सवर्णों के पेरेंट्स ने किया या नहीं किया। मैं तो नहीं मानता कि मेरे पूर्वजों ने किसी को कुछ किया। मैं उस गांव से आता हूं जहां हम लोग सभी जातियों के लोग रहते हैं, सबको चाचा ताऊ बोलते रहे, हम लोग तो आदर करते रहे। कभी ये नहीं हुआ कि हम ब्राह्मण हैं तो ये, तो दिस इज व्हाट इट इज। सर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम हमको मिला। आपने इतनी जर्नी में इतने लोगों को हेल्प किया, इतने लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाया है, बट आपकी आगे की जर्नी का क्या? देखिए ऐसा है कि Future- मैंने जैसे आपको बात बताई, कभी आप जर्नी, यदि आप सोचेंगे ना मुझे ये करना है ना, समर्पण भाव से। देखिए हम लोग आरती करते हैं, हाँ, ओम जय जगदीश हरे, ठीक है, उसमें एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो मेरा जीवन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी आपसे भेंट हुई, आनंद लिया, बहुत अच्छा। फिर लेकिन जो मिल गया उसको छोड़ना नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी, शिर्क नहीं करना। तो भविष्य में हाँ ये है कि बहुत बड़े बड़े काम करने, बहुत और ऊंचाइयां छूनी है। तो इन शब्दों के साथ वाणी को विराम, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू भाई जी, आपने रिकॉर्ड किया। और ये है ना जयराम हमारी जी, टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू जयराम जी की, जयराम जी की, जयराम हमारे जी। साथ रही। थैंक यू।